एमपी की सियासत में नए खिलाड़ी, निष्क्रिय हुई बसपा और सपा, SC/ST वोट के नए दावेदार। तो क्या एमपी की राजनीति में नए समीकरण बनने जा रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि जयस एमपी में अपने कद को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जयस अपनी जगह बनाकर बसपा और सपा का प्रदेश से गायब होने का फायदा उठाना चाहती है। जयस प्रदेश की 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान पहले ही कर चुकी है। अब वो भील प्रदेश की मांग को अपने एजेंडा में शामिल कर सकती है। यानी एसटी वोटर्स को साधने के साथ ही जयस ने कुछ बड़ा प्लान कर रखा है। हम लोग ये निर्णय पर पहुंचे हैं कि आगामी 2023 के जो चुनाव हैं उस 2023 के जो चुनाव है उसमें 80 सीटों पर जयस एक स्वतंत्र विचारधारा के रूप में निकलकर जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे जो वर्ग जो युवा हैं, उन युवाओं को एक राजनीतिक परिभाषा गढ़ने के लिए उनको एक मौका देने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में यूं तो जितने भी चुनाव हुए सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही रही। सपा और बसपा को 2-4 सीटों पर ही संतुष्ट रहना पड़ा। लेकिन 2018 के चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने कई सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ दिए थे। खासकर महाकौशल इलाके में कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। 2018 के चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर 76 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। यदि 2023 की बात करें तो आप के साथ भीम आर्मी भी एमपी में अपनी संभावना तलाश रही है। ये चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन समीकरण बदल ही सकती है। मध्य प्रदेश की राजनीतिक है, यहाँ पर केवल 2 दलीय राजनीति शुरू से चली आई है और जैसे जैसे चुनाव आते हैं कई नए दल खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग भ्रमित होते हैं, कुछ लोग उनको ज्वाइन करते हैं, लेकिन अंततः जब सरकार की बात आती है तो लोग इन 2 महत्वपूर्ण दलों को ही चयन करते हैं। मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता की कोई बात नहीं। 2018 के चुनाव नतीजों पर नजर डालें तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 41% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 40.9% वोट, तो बसपा को 5% और सपा को 1.3% वोट मिले। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 1.8% वोट मिले थे। 2023 में ये वोट किस तरह बटेगा या इकट्ठा होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। जो सामाजिक संगठन है, कोई राजनीतिक संगठन है, कोई भी इस प्रकार के काम करने वाले कोई संगठन बनकर के तैयार हो जाते हैं। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, वो अपने प्रदर्शन करें, अपनी बात कहें, बिल्कुल शालीनता के साथ हर मुद्दे पर ऐसे लोगों को भी अपनी बात कहने का अधिकार। 2023 का विधानसभा चुनाव 2018 से बिल्कुल अलग रहने वाला है। साथ ही तीसरे मोर्चे के तौर पर जयस और आम आदमी पार्टी दम लगाती दिखेगी। ऐसे में चुनौती बीजेपी के साथ ही कांग्रेस के सामने भी होगी, क्योंकि जयस को कांग्रेस की बी पार्टी कहा जाता है। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या एमपी में नई पार्टियां थर्ड पावर के तौर पर जगह बनाना चाहती हैं? सवाल नंबर 2, क्या एमपी में चुनाव से पहले सियासी समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आएंगे? सवाल नंबर 3, क्या तीसरा मोर्चा बीजेपी और कांग्रेस के लिए चुनौती बनेगा? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है एमपी में थर्ड पावर कौन। 1956 के बाद से लेकर 2023 तक अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में 2 ही दलों का बोलबाला और दबदबा है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी। ऐसा नहीं है कि यहाँ तीसरी राजनीतिक शक्ति बनने के लिए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या इसके पहले आप चलें तो समाजवादी चिंतन से जुड़ी हुई पार्टियां, नाम अलग अलग हो सकते हैं। आदिवासी क्षेत्रों की बात करें तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी या फिर सवर्ण समाज पार्टी भी आई, एक जो सवर्णों का प्रतिनिधित्व करने के दावे से आई। इस तरह की तमाम वो पार्टियां सामने आई हैं जो ये दावा करती रही और बीते चुनाव में भी सवर्णों का प्रतिनिधित्व करने वाला दल सामने आया, जिसमें कुछ पूर्व नौकरशाह भी शामिल रहे। लेकिन कभी भी मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने कांग्रेस या बीजेपी के अलावा तीसरी राजनीतिक शक्ति बनने की कोशिश करने वाले दलों को कभी कोई महत्व दिया नहीं। और ये भी एक बड़ी बात है कि कांग्रेस और बीजेपी ने भी यहाँ किसी तीसरी राजनीतिक शक्ति को उभरने नहीं दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, आपको नाम भी दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा अगर मैं आपसे पूछूं कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष या बीएसपी के अध्यक्ष कौन है मध्य प्रदेश में। बीएसपी के अध्यक्ष का तो ये हालत रहती है कि जब तक आप नाम आपको आपके दिमाग में आए तब तक मायावती जी बदल देती हैं
और समाजवादी पार्टी के भी एकमात्र विधायक थे जो क्रॉस वोटिंग के चलते राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी से निष्कासित हैं। और हालांकि अब ये दावा ज़रूर है कि अप्रैल में अखिलेश यादव आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। महू से इसका शंखनाद खुद अखिलेश करेंगे। लेकिन इसी बीच में कुछ पार्टियां फिर अभी भीम सेना, हमने देखा कि जिस तरह से भीम आर्मी, ये पार्टी एक उभरने की कोशिश कर रही है और शायद बीएसपी की जगह लेने की कोशिश कर रही है। जयेश की बात करें तो मालवा निमाड़ में उसकी एक अपनी पहचान है और ये एक ट्राइबल पट्टी को पकड़कर चलने की तरफ बढ़ रही है। लेकिन ये कितना असर डाल पाएंगे या फिर ये सारी चीज़ें सिर्फ फिर कांग्रेस और बीजेपी में, क्योंकि तीसरी राजनीतिक शक्ति बनने की कोशिश करने वाले दलों का विलीनीकरण कांग्रेस और बीजेपी में होता रहा है। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक जगदीश द्विवेदी जी, जो मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं और लंबे समय से राजनीतिक रिपोर्टिंग पर बहुत सा अधिकार, प्रामाणिकता से उनकी कलम चलती रही। बहुत स्वागत जगदीश जी। चिंतामणि मालवीय जी हैं, पूर्व सांसद हैं, बीजेपी के युवा नेता हैं, उनका बहुत स्वागत है। सुरेश राजे जी हैं, कांग्रेस विधायक हैं और बहुत महत्वपूर्ण जगह से आते हैं और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को उन्होंने चुनाव में भी जो है पराजित किया था और विजयी होकर आगे बढ़े थे। और देखन में छोटन लगे घाव करें गंभीर, इस भाव भूमि के वो जनप्रतिनिधि हैं जी। अब सर प्रणाम इतना करेंगे तो मैं कॉन्शियस हो जाऊंगा फिर जी। बहुत स्वागत जगदीश जी। पहले तो मुझे समझाइए कि तीसरी राजनीतिक शक्ति भीम सेना की बात करें, आर्मी की बात करें या फिर जयेश की बात करें, अंदर अंदर क्या चल रहा है वो कहना कठिन है, क्योंकि ये राजनीतिक दल पहले अपनी भीतरी शक्ति को मजबूत करने का दावा करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश का चरित्र भी आपके हमारे सामने है, किस तरह देखते हैं आप जी? शरद जी, पहली चीज तो मैं मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर कहता हूं कि मध्य प्रदेश की राजनीति देश की राजनीति से कई मायनों में अलग है जी। और ये हम सबके लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ है, मध्य प्रदेश की जनता के लिए बहुत शुभ है। उसका सबसे बड़ा जो मैं कारण देखता हूं कि मध्य प्रदेश में आज तक जाति आधारित राजनीति शरद जी कभी नहीं चली। जो आप कहते हैं ना थर्ड फ्रंट मध्य प्रदेश में क्यों नहीं गहरा पाया? क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता इसके लिए साधुवाद की पात्र है कि उसने जातियों को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया ना जातिवादी आधारित राजनीति की। मध्य प्रदेश में इसीलिए दो दल बने रहे कि मध्य प्रदेश की जनता का अभी भी मानस, मैं ये नहीं कह रहा हूं समय बदला, आप देखिए कई जगह तो जाति आधारित चुनाव ही होने लगे हैं। मध्य प्रदेश की जनता के मानस में अभी भी जाति आधारित चुनाव नहीं है जी। आप देखिए कि सरताज सिंह जी 5 बार सांसद रहे होशंगाबाद से, जहां उनकी कम्युनिटी के लोग नहीं थे और उन्होंने दिग्गजों को वहां से पराजित किया। बहुत तेरे उदाहरण हमारे सामने ऐसे मिल जाएंगे कि मध्य प्रदेश में अभी भी पॉलिटिकल जो अवेयरनेस है वो लोगों के बीच में है, जाति पे आधारित नहीं है। लेकिन जहां तक आपने बात कही तो आप शुरुआत के चुनाव से देखें, पिछले 22-25 सालों से तो चुनाव में ही कवर कर रहा हूं कि एक फिक्स परसेंटेज है शरद जी, 10 से 11%। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा जी 10 से 11% वोट एक थर्ड फ्रंट पे जाएगा। उसमें सबके हिस्से शामिल हैं जी। उसमें गोडवाना भी है, उसमें बीएसपी भी है, उसमें समाजवादी पार्टी भी है। हां, जो काम पहले कभी बीएसपी किया करती थी, खासकर ग्वालियर, चंबल और बिंद में, वो काम मुझे मध्य प्रदेश में कुछ सीटों पर आप और कुछ सीटों पर जयस करती दिख रही है। और जी आपकी बात को मैं एक बात और जोड़ दूं, पूरी तरह सहमत हूं। जयस एक सामाजिक संगठन हो सकता है, लेकिन जयस जब राजनीतिक आधार पर अगर प्रत्याशी उतारेगा, परिणाम हमारे सबके सामने होंगे। लेकिन हम चूंकि पत्रकार हैं, हम अनुमान लगा के या अपने जो अध्ययन करते हैं उससे कह सकते हैं कि जयस वो प्रभाव, अगर मान लो जयस इतना ही प्रभावी होता तो उसके एकमात्र विधायक जो आए हैं हीरा सिंह, वो कांग्रेस से चुन के आए और अभी भी जयस कहीं ना कहीं विलीनीकरण में शामिल होती है। आपको चूंकि परिस्थितियां बहुत बदलती हैं, क्योंकि सत्ता का खेल अंक गणित से चलता है और अंक गणित को पावर में करने के लिए बहुत सारे खेल चलेंगे। लेकिन बिल्कुल जो आपकी हम बात करें, आप इन सब से ज्यादा आपको मैदान में दिखाई देगी। इसलिए दिखाई देगी शरद जी कि इस बार चुनाव बीजेपी में भीड़ है, बीजेपी में बहुत भीड़ है, असंतुष्ट कांग्रेस में भी है जी। तो जितने असंतुष्ट होंगे, आप देखना कि रात में कांग्रेस छोड़ेंगे, सवेरे आपके टिकट पे मैदान पे होंगे। ये ठीक उसी प्रकार का सेनेरियो होगा। आपको सेनेरियो आपको दिखाई देगा कि 1998 में 7 सीटें समाजवादी पार्टी लाई थी, अपने इतिहास में शायद सबसे ज्यादा 7 सीटें समाजवादी पार्टी लेकर आई थी। और वो 7 के साथ विधायक, अगर आपको याद हो तो कांग्रेस और बीजेपी के
वो लोग थे जो सालों से कांग्रेस बीजेपी के झंडे उठा के चल रहे थे, बगावत खड़ी करके, बगावत करके आए थे। आपके साथ यही होने वाला है। और अगर कुछ परसेंटेज वोट मिलेगा तो वो मैं जो मान रहा हूं वो जयस और आप, भीम आर्मी, एक बात पूरी कर लूं, भीम आर्मी जिसकी आप बात कर रहे हो, हाँ। ये सारी की सारी चीजें आप देखना 1% से कम के वोटों में सिमटने वाली हैं शरद, बिल्कुल सही बात। और बीएसपी जिसका एक भी लोकसभा सांसद इस समय देश में नहीं है, लगातार ग्राफ गिर रहा है, 2 से 2.5% वोट पे इस बार सिमटेगी, 9% से लगातार नीचे आ रही है बीएसपी। सुरेश राजे जी की एक छोटी टिप्पणी ले लेते हैं, फिर मैं चिंतामणि जी की तरफ चलूंगा, फिर दूसरे राउंड की तरफ लौटेंगे। सुरेश राजे जी, क्या मानते हैं आप कि जैसे हमने देखा है कि चुनाव में कई बार कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी होते हैं, खासतौर से बीजेपी के राष्ट्रीय राजनीति में और राज्यों में उदय के बाद, जो कहीं ना कहीं चुनाव मैदान में उतरते तो बड़ी ताकत से हैं। जैसे ओवैसी जी की पार्टी के लिए कहा जाता है कि वो बीजेपी से दुश्मनी तो बड़ी मजबूत रखती है, लेकिन पार्ट बी, हाँ, फ़ायदा भी पहुंचाती है। आम आदमी पार्टी के लिए भी ये कहा जाता है कि अगर वो गुजरात में उतरती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को पहुंचाती है, बीजेपी को नहीं पहुंचा पाती है। मध्य प्रदेश में भी अगर आप उतरेगी तो क्या ये कांग्रेस ही होगी जो कांग्रेस के वोट बैंक पे वो आगे बढ़ेगी, ये तो भविष्य बताएगा। आप किस तरह देखते हैं तीसरी राजनीतिक शक्ति के दावेदारों? नहीं आदरणीय शरद जी, देखो ऐसा है कि जहां तक मामला है जयस का, तो हम पूरी तरह ये मानते हैं, जयस जैसे अभी आदरणीय पत्रकार महोदय कह रहे थे कि सामाजिक संगठन हो सकता है, सामाजिक संगठन में और राजनीतिक संगठन में बहुत अंतर है। और मेरा ऐसा खुद का मानना, हमारा ही मानना है कि जयस कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी, न ऐसा कोई कदम उठाएगी जिससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचे। मेरा ऐसा मानना है खुद का। अब जहां तक सवाल है आपका, आपके तार जुड़े हैं इसलिए बोल रहे हैं ऐसा? नहीं, मैं खुद का अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, हालांकि मुझे बड़ा गहरा अनुभव है सुरेश राजे जी, बड़ा गहरा अनुभव। तो जी, दूसरा जो है, आपने कहा आप पार्टी का जो मामला है, बिल्कुल मैं आदरणीय पत्रकार महोदय की इस बात से सहमत हूं कि आप पार्टी को वही कैंडिडेट मिलेंगे जो या तो भाजपा से नाराज होंगे या कांग्रेस से नाराज होंगे। और इसी तरह ये मामला आता है भीम आर्मी का। तो देखिए, भीम आर्मी तो अब ये मानिए कि बसपा का दूसरा पार्ट है, और जितनी ताकत बसपा मध्य प्रदेश में दिखा चुकी है, विशेषकर चंबल संभाग में, रीवा संभाग में बसपा की जो ताकत थी जी, तो अगर भीम आर्मी आएगी तो नेचुरल है कि ये किसका नुकसान करेगी? ये तो बसपा ही का नुकसान करेगी ना। दूसरा, अब मामला आता है कि इन ओवरऑल क्या होगा। तो देखिए साहब, चुनाव है, चुनाव में शरद जी किसी को रोक तो नहीं सकते आप, बिल्कुल सही, लेकिन मेरा भी लगभग 38 से 40 वर्ष का राजनीतिक अनुभव है। जब बसपा का उदय हुआ तो बसपा से पहले DS4 का उदय हुआ। हम ये सारी चीजों को देखते आ रहे हैं। भीड़ करना और भीड़ को वोटर में तब्दील करना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन मेरा खुद का ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये जो है, ये गठबंधन सामने दिख रहा है। अब ये चुनाव में गठबंधन के रूप में जाते हैं, किस में जाते हैं, लेकिन इसको हल्के में किसी पार्टी को नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। कैसे देखते हैं चिंतामणि जी? कंक्लूड करते हुए सुरेश राजे जी बड़ी महत्वपूर्ण बात कह गए कि हल्के में नहीं लेना चाहिए, प्रतिद्वंदी को तो कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। और आपकी मदद के लिए ओवैसी जी भी रहेंगे मध्य प्रदेश में और आप भी रहेगी। तो राजनीतिक समीक्षक मानते हैं कि अगर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो बीजेपी इस मामले में तो विपक्षी दलों को साधने में खिलाड़ी है, उन विपक्षी दलों को जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखिए, सुरेश राजे जी का जो भय है, जो डर है, जो आशंका है, चिंता है, वो अभिव्यक्त हुई है। और ये सुरेश राजे जी की नहीं है, वस्तुतः ये कांग्रेस की है। क्योंकि कांग्रेस को जब सिमटती है तो कांग्रेस ही सिमटती है, क्योंकि सबसे कच्चा आधार है वो कांग्रेस का ही है। ये केवल भावनाओं पर, नेगेटिव परसेप्शन पर, इस तीन आधारों पर चुनाव लड़ते हैं। और इसलिए लेकिन माफ कीजिएगा मालवीय जी माफ कीजिएगा, लेकिन राजनीतिक समीक्षक मानते हैं कि कांग्रेस का आधार अगर सिमटा है राष्ट्रीय राजनीति में भी
और मध्य प्रदेश में भी, तो उसका बहुत बड़ा कारण है भितरघात और अंतर्कलह। और इस बार बीजेपी में भी मानने वाले मानते हैं कि कुछ बीमारियां नजर आ रही हैं। देखिए, हम केडर पार्टी हैं और हम सिद्धांत के लिए, देश के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, लोकतंत्र के लिए काम करते हैं। और हमारी तो अवधारणा ही है कि सबसे पहले देश, फिर समाज, फिर व्यक्ति सबसे आखिरी में, और लोकतंत्र तो हमारे लिए सब कुछ है ही। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ इस तरह का सेक्शन है। लेकिन ये तय है कि ऐसी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को मध्य प्रदेश का जो स्वभाव है वो स्वीकार नहीं करता है और ये बहुत सीमित सेक्ट में रह जाएगा। दूसरा ये कि जब आप जैसे सुधी पत्रकार जब बात करते हैं तो सिद्धांतों पर बात होनी चाहिए। देखिए, जिनका कोई दार्शनिक आधार नहीं है वो पार्टी बहुत दिनों नहीं चलती। आप देखिए, सपा पिछली बार चुनाव लड़ी थी, इस बार नहीं है। इस बार एक और वरद मूर्ति मिश्रा जी चुनाव पूरी 230 सीटों पर चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं। कोई पार्टी बनाई, वास्तविक भारत पार्टी, लेकिन वो ऐसी तमाम कोशिशें होती है। मध्य प्रदेश का स्वभाव द्विदलीय है और भारतीय जनता पार्टी का आधार बहुत मजबूत है। इस तरह का जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के कारण कुछ लोग उठते जरूर हैं, लेकिन वो व्यापक असर नहीं बना पाते क्योंकि उनके पास दर्शन नहीं है, उनके पास नेता तो है लेकिन नीति नहीं है, उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, उनके पास कार्यक्रम नहीं है। तो वो केवल चुनाव में बुलबुले की तरह उठते हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि अब जो राजनीति हो गई है वो सेवा की राजनीति हो गई। जो वर्ष भर लोगों के साथ रहता है, 5 वर्ष लोगों की सेवा करता है, लोग उसको पहचानते हैं। कांग्रेस में भी बहुत हद में इस तरह के नेता हैं जो जनता से जुड़े रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत बड़ा समूह है। इसलिए केवल इन पहचान की राजनीति के साथ यदि कोई मध्य प्रदेश के आंकड़े प्रभावित करने की कोशिश करेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो सफल हो पाएगा। वैसे लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है, वो अपनी बात कर सकते हैं। बिल्कुल आपने भी बड़ी महत्वपूर्ण बात की है कि अगर आप एक पहचान बनाते हैं अपनी पार्टी की और वो पहचान राष्ट्रीय सरोकारों से कहीं अधिक क्षेत्रीय सरोकारों की बात करती है तो निश्चित तौर पर आपका दायरा, और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का और राष्ट्रीय जनता दल जैसे दलों का भी ताकतवर लीडरशिप के बाद भी अपनी हदों तक ही सिमट कर, जिन राज्यों से उनकी उत्पत्ति हुई है वहीं सिमट कर रह जाना, ये बताता है कि उनकी एक राष्ट्रीय छवि ये नहीं गढ़ पाए। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इससे परहेज़ किया और उसने स्पिरिट ऑफ रीजनलिटी को कहीं हटाया, क्षेत्रीयवाद को, और यही वजह है कि दिल्ली के बाद वो पंजाब की तरफ भी बढ़े हैं। और गुजरात में भी आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि बेहद निराशाजनक प्रदर्शन है। उन्होंने वहाँ एक कोशिश की है, अब ये कोशिश कितनी परवान चढ़ेगी। हिमाचल में भी बहुत कामयाबी उनको नहीं मिली है। जगदीश जी, यही बड़ा सवाल है कि बीजेपी बहुत चतुराई से उन राजनीतिक दलों को कुछ इस तरह कांग्रेस के खिलाफ ही लामबंद कर देती है जो मोटे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ हैं, लेकिन उनकी वोट प्रेजेंस कांग्रेस के वोट प्रेजेंस में सेंध लगाती है और बीजेपी को फायदा मिल जाता है। यही वजह है कि चाहे आप पश्चिम बंगाल का चुनाव देख लें कि वहाँ जिस तरह से अल्पसंख्यकों के प्रभाव वाली सीटों पर अल्पसंख्यक पार्टियों ने एक लामबंदी करी, फायदा बीजेपी को हो गया। गुजरात में जिस तरह से निर्णय हुआ, आम आदमी पार्टी माना गया कि कांग्रेस को काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया। और भी अगर आप देखें तो ये चीज़ें समझ में आती हैं। और जहां सीधी आम आदमी पार्टी से लड़ाई हो जाती है बीजेपी की, वहां आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी होता है। इस पर आपकी टिप्पणी? देखिए शरद जी, बिल्कुल सीधी सी बात है जो अभी चिंतामन जी भी कह रहे थे कि एक लीडर बेस और कैडर बेस, मैं हमेशा से कहता हूं अंतर तो रहेगा। बीजेपी कैडर बेस है, कांग्रेस में कोई कैडर कभी नहीं रहा। जो पार्टी सुप्रीमो ने कहा वही तय हुआ, वही नीचे तक चला। बीजेपी में ये स्थिति नहीं है। बीजेपी में कैडर बना है, पार्टी सुप्रीमो के परोक्ष में भी एक व्यवस्था है जो उसे नियंत्रित करती है। उस व्यवस्था से सारी चीजें चलती हैं। उस व्यवस्था में कोई एक व्यक्ति नेता नहीं है, उसमें 5-7 लोगों का एक समूह है जी। तो होता क्या है कि जो कमजोर होता है, एक जमाना था जब यही काम शरद जी जनसंघ के साथ हुआ करता था कि कांग्रेस का अपना वोट बैंक फिक्स था और जो भी नया दल उदय होता था वो जनसंघ को सीधी चोट पहुंचाता था। वो अब स्थिति कांग्रेस के साथ हो रही है। जैसे आप देखिए दिल्ली में आप बढ़ी तो वो कांग्रेस के वोट बैंक पे बढ़ी। गुजरात में जो भी स्थिति कांग्रेस की हुई है उसके लिए आप बहुत हद तक जिम्मेवार है। उनके आप आंकड़े उठा के देखें, आपके प्रत्याशी बहुत जगह नंबर 2 की पोजीशन पर रहे हैं
कांग्रेस थर्ड पे उन्होंने धकेल दी, या उनकी और कांग्रेस के वोट में 1000-2000 का अंतर है। जी। तो ये स्थिति मध्य प्रदेश में कुछ सीटों पे होती हुई मुझे तो कम से कम दिखाई देती है, क्योंकि आप जो जिन बातों की आप करती थी, राजनीति सिर्फ राजनीति की स्टाइल में की जाती है। मैं किसी पार्टी, राजनीतिक पार्टी की बुराई बैठ के यहां करूं, लेकिन यह बात आप सबको समझ में आ रही है कि आप भी विशुद्ध रूप से पॉलिटिक्स कर रही है। चाहे आप पंजाब का उदाहरण देख लें, चाहे गुजरात का उदाहरण देख लें, या मध्य प्रदेश का उदाहरण देख लें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो जी। आप विशुद्ध रूप से राजनीति कर रही है, तो बगावती लोगों को उसे प्रश्रय देना है और वो उन्हीं में से कुछ खोजने का प्रयास करेगी, क्योंकि उसे खुद को स्थापित होना है। चलिए मैं इसी सवाल को ले चलता हूं सुरेश राजेश जी की तरफ। तो राजेश साहब, सबसे ज्यादा जो बागी हैं, जैसा जगदीश जी कह रहे हैं, और सबसे ज्यादा दिक्कत इसमें बीजेपी को भी होने वाली है। जी हाँ, जी हाँ। तो सबसे ज्यादा सुरेश राजेश जी जरा मुझे समझाइए कि आपके जो बगावत करने वाले लोग होंगे, यानी कांग्रेस के जो बगावत करने वाले लोग होंगे, वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी आम आदमी पार्टी को ही पहुंचाएंगे, लाभान्वित करेंगे आम आदमी पार्टी को? जी। नहीं शरद जी, मुझे नहीं लगता। जगदीश जी का अपना वो है, उनका काफी लंबा अनुभव है, लेकिन जहां तक गुजरात और दिल्ली और मध्य प्रदेश, इसमें जमीन आसमान का फर्क है यहाँ की राजनीति में। यहाँ बड़ा नुकसान आप पार्टी कांग्रेस को पहुंचाने की स्थिति में नहीं है, बल्कि मेरा खुद का जो आकलन है, आप देखना जब चुनाव आएंगे कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को आप पार्टी बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। जो आप पार्टी का जो मामला है वो निश्चित रूप से, और जो मामला है आपका भीम आर्मी का, मैंने पहले भी कह चुका हूं कि भीम आर्मी, नहीं, वहां तो हम सहमत हैं आपकी बात से, बसपा से ताकतवर नहीं बन सकती, बसपा से ताकतवर नहीं बन सकती। लेकिन एक चीज माननीय सांसद, पूर्व सांसद महोदय मालवीय जी कह रहे थे, मुझको उस पर हंसी आ रही थी, उस पर एक कमेंट देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि हमारा लोकतंत्र में विश्वास है। मालवीय जी, लोकतंत्र में विश्वास है ये नहीं, लोकतंत्र में पार्टी का विश्वास था। ये उस समय की बात हो गई, अटल अडवाणी के समय की। अब जो मामला है, लोकतंत्र में कितना विश्वास है, लोकतंत्र को आपकी पार्टी ने, वर्तमान पार्टी ने क्या स्थिति बना रखी है, ये तो जीता जागता जवाब ले लेते हैं। आपने बड़ा सवाल खड़ा करने की इसमें मेरे को ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप तो खुद उसके अनुभवी है। क्या ये वो भाजपा है अटल अडवाणी वाली? क्या लोकतंत्र की बात होती है? बोलिए मालवीय जी, बोलिए जी। देखिए, 2.5 लोगों की पार्टी, 2.5 लोगों से संचालित होने वाली पार्टी लोकतंत्र की बात ना करे तो बेहतर है। जिसने आपातकाल थोपा हो, जिसमें जिसकी पैदाइश, जिसके सबसे जो बड़े नेता हैं जवाहरलाल नेहरू, वो खुद किसी भी प्रांत ने उनका समर्थन नहीं किया था, उसके बावजूद प्रधानमंत्री बने थे। इतने बड़े बड़े लोकतंत्र को लेकर के जहां ब्लंडर हुए हो, वो लोकतंत्र की बात करें, वो बहुत उचित नहीं लगता। आप बताइए कि आपके यहाँ तो पूरी व्यवस्था ही टापसी टर्वी है, सर नीचे पैर ऊपर है, ऊपर से सब कुछ चलता है लोकतंत्र में, नीचे से सब कुछ चलता है। बना देना चाहिए था कभी का, वो आप बना नहीं पाए। बना पाए क्या? नहीं बना पाए, बनावे भी नहीं। अरे राष्ट्रपति तक नहीं बनाया, जिन्होंने पूरा जीवन दे दिया पार्टी को। आप कह रहे हो लोकतंत्र? अच्छा, जवाहरलाल नेहरू जी के पास, चलिए बात पूरी हो जाने दीजिए मालवीय जी की बात पूरी हो जाने दीजिए जी। मेरा यही है कि ये एक विडंबना है, एक विरोधाभास है, एक पाखंड है। कांग्रेस का लोकतंत्र से कुछ लेना देना नहीं है, ना आंतरिक चुनाव है। आप बताइए कि फिर कैसे केवल सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मिलकर के मुख्यमंत्री कैसे तय कर देते? वहीं से क्यों नाम आ जाता है? आप मिलकर के क्यों नहीं करते? सुरेश राजे जी, आप चुने गए थे तो क्या विधायकों ने चुना था कमलनाथ जी को? नहीं चुना था, वहां से नाम आया था। तो आप है ना, विपरीत बातें मत कीजिए, ये कंट्रास्ट है एक तरह का। जी। तो ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों का दावा है कि आप पहले अपने यहाँ के आंतरिक लोकतंत्र को देखें और परखें, उसके बाद हमारे ऊपर टिप्पणी करें। लेकिन दोनों ही पार्टियों को सावधान जरूर रहना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस बार जो राजनीतिक दल आ रहे हैं, निश्चित तौर पर तीसरी राजनीतिक शक्ति बनने के इरादे से, वो पिछले अनुभवों से सबक तो लेंगे ही। और ये सही बात है कि सबसे मजबूत पूंजी जिस राज्य में कांग्रेस और बीजेपी की हो, तो ये जो राजनीतिक दल आ रहे हैं, इनमें आम आदमी पार्टी या आप निश्चित तौर पर सेंध लगाएगी कांग्रेस या बीजेपी के उन असंतुष्टों पर। और जब कांग्रेस और बीजेपी के असंतुष्ट मैदान में उतरते हैं तो राजनीतिक समीकरण बहुत टिपिकल हो जाते हैं, क्योंकि जो नई पार्टी है उसका जितना भी सिमटा हुआ वोट बैंक क्यों ना हो,
लेकिन कांग्रेस बीजेपी से आया हुआ नेता अपने साथ अपना वोट बैंक लेकर आता है और वो चुनावी समीकरणों को कई बार बहुत अलग तरीके से, अप्रत्याशित तरीके से मोड़ देता है। तो देखना होगा कि 2023 क्या तीसरी राजनीतिक शक्ति के उदय का भी एक चुनाव होगा, या पहले की तरह यहाँ ये राजनीतिक दल आएंगे लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, उस अंदाज में नजर आएंगे। ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया जगदीश जी, बहुत धन्यवाद मालवी जी, बहुत शुक्रिया सुरेश राजे जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, सीजी में वीएचपी की एंट्री। नमस्कार।